Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों, today we are going to move to the next topic, that is education under British Raj. Education under British Raj की अगर हम लोग बात करते हैं तो obviously in this lecture we are going to cover the things that have taken care after Revolt of 1857. Revolt of 1857 के पहले certain important topic of education जैसे what was exactly Hindu educational institution and thereafter Islamic education institution. एंड इनको खत्म करने के लिए फिर मैकॉले और मैकॉलेज मिनट्स जो आए हुए थे इन 1835 एंड आफ्टर फिर वुड्स डिस्पैच विच वॉज देयर इन 1853 1854। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी इलेबोरेटली बातें करके रखी है। हमने देखा था दैट पर्पस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मैकॉलेज मिनट ऑफ एजुकेशन 1835 was crystal clearly laid down. We had to create Indians who are only Indians in blood and color, but British in moral, opinion, taste and intellect. And obviously British government has become successful in implementing that policy. इसके ऊपर हमने elaborately बातें करके रखी थी कि what was exactly trickle down theory as suggested by Macaulay. हमने ये भी देखा था कि वो डिस्पैच के अंदर फिर इंडिया में जो प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे डिजाइन किया गया। विलेज लेवल एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन, उसके ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन एंड फाइनली यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। हमने ये भी देखा था कि इट वाज वेरी मच अनफॉर्चुनेट दैट व्हेन रिवॉल्ट वाज अकरिंग इन आवर कंट्री इन 1857 ब्रिटिशर्स वर कंस्ट्रक्टिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स ने कि हो ना हो बट एजुकेशन में जो इक्वालिटी प्रमोट करके रखी थी उसका बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा है। उसके ऊपर भी हम लोगों ने बातें करके रखी हुई थी। ऑब्वियसली अब 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज इंडिया पे आया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज जब इंडिया पे आएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज लाने के लिए जो क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज इम्पोर्टेंट, यही क्वींस प्रोक्लेमेशन में हम लोगों को फिर दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स हैड टेकन केयर दैट दे आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ द सोशियो एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया हेंसफोर्थ। एंड सोशियो एजुकेशनल रिफॉर्म अब जब ब्रिटिशर्स ने बोल ही दिया कि वो अब इंडिया में कैरी आउट नहीं करेंगे तो obviously there was a drastic change in the policies of the British East India Company to the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करना ही छोड़ दिया। उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो इंडिया पे पड़ेगा एंड उसी के ऊपर अब हमको बातें करनी है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आफ्टर 1857 कौन से चेंजेस इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हुए। एंड ऑब्वियसली फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कहीं पे होगा देन ऑब्वियसली दैट वुड बी इन द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो जिसी को हम लोगों को कन्फाइन रखना है। देयर आर गिनी चुनी 4 मेजर कमेटी, वही 4 मेजर कमेटीज के ऊपर हमको बातें करनी है। बट अगेन ये टॉपिक पे जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट यू माइट बी हैविंग ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस गाइज। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसको जो है अब एक एक करके जो आगे बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद का जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया हुआ प्रॉमिस दे हैड यू कैन से दैट केप्ट नो एजुकेशनल रिफॉर्म, तो उन्होंने कोई एजुकेशनल रिफॉर्म किए भी नहीं। बट फिर समवेयर डाउन द लाइन नेशनलिस्टिक लीडरशिप तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगी ही ना, एंड वही किया नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट ने या फिर नेशनलिस्टिक लीडर्स ने। ये नेशनलिस्टिक लीडर जो है लंदन में बैठे थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो सकते हैं, एंड उनके प्रेशर के वजह से फाइनली फिर हम लोगों को 1882 में हंटर कमीशन बनता हुआ दिखाई दिया है। एज आई टोल्ड यू कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कुछ हुआ ही नहीं इंडिया में एंड दैट्स 1880s में ही एक काउंसिल बनी हुई थी, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये काउंसिल लंदन में बनी थी एट बिहेस्ट ऑफ दादा भाई नौरोजी एंड अदर नेशनलिस्ट हु वर देयर इन दैट कंट्री एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। एंड इनके बिहेस्ट पे बनी हुई ये जो काउंसिल है, इसी काउंसिल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चालू किया कि आपको इंडिया के एजुकेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड फाइनली इट वाज वायसरॉय रिपन जिन्होंने इंडियन एजुकेशनल कमीशन 1882 का बना के रखा था। इसका पर्पस वाज प्लेन एंड सिंपल, यू हैव टू कैरी आउट द ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिंस वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच से लेके अब तक मतलब 1882 में क्या क्या एजुकेशनल रिफॉर्म हुए हैं उसी के ऊपर का एनालिसिस जो है हंटर कमीशन को करना था। एंड ऑब्वियसली फिर हंटर कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन देके रखे हुए थे। सबसे पहले इनका कहना था कि जो प्राइमरी एजुकेशन जो है अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपल काउंसिल जो हमने बना के रखी है उनको हमको हैंड ओवर कर देनी चाहिए। हमने इसके ऊपर बातें करके रखी हुई थी कि अगर हम लोग वुड्स डिस्पैच की बात करते तो एक सेंट्रल लेवल पे ही इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बना के रखा था
एंड सेंट्रल लेवल पे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू दी वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल, वी कैन से दैट। उस जमाने में वॉइसरॉय नहीं हुआ करता था तो उसको गवर्नर जनरल ही बोलोगे। एंड गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वुल्स डिस्पैच के अंडर का एजुकेशनल रिफॉर्म आपको इंडिया में इंप्लीमेंट करना है। ऑब्वियसली ये वुल्स डिस्पैच के अंडर का एजुकेशनल रिफॉर्म जो आपने इंप्लीमेंट करने की बातें करके रखी हुई थी, तो वो पर्टिकुलर एजुकेशनल रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट में ही चल रहा था, वो अब आप लोकल लेवल को क्या करोगे, हैंड ओवर करोगे। डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, वी कैन से दैट ओवर हियर। वैसे फिर मदर टंग जो वुड्स डिस्पैच ने प्रमोट करके रखा था वही कंटिन्यू रखना है। इनफैक्ट प्राइमरी एजुकेशन जो है ये मदर टंग या फिर वर्नाक्युलर मीडियम में ही होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनका कहना था कि प्राइमरी करिकुलम जो है इट हैज़ टू बी चेंज एज पर द लोकल नीड। हर जगह पे प्राइमरी एजुकेशन आप सिमिलर फॉर्म का नहीं प्रोवाइड कर सकते। लोकल कंडीशन, लोकल कल्चर के हिसाब से आपके प्राइमरी एजुकेशनल करिकुलम चेंज होने चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन के आगे मर्जिंग या फिर डीमर्जिंग ऑफ द एजुकेशनल करिकुलम आप कर सकते हो पैन इंडिया, बट एज फार एज प्राइमरी एजुकेशन इज कंसर्न देन प्राइमरी एजुकेशन में ऑब्वियसली करिकुलम जो है ये लोकल नीड्स के हिसाब से आपको जो इवॉल्व करना है। वैसे ही फिर करिकुलम जो है इसमें कुछ यूजफुल सब्जेक्ट आपको डालने जैसे एग्रीकल्चर, अरिथमेटिक, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। एंड फाइनली जो बैकवर्ड एरियाज है कंट्री के, प्रिसाइजली जो ट्राइबल एरियाज है कंट्री के, वहां पे अभी तक ब्रिटिशर्स ने एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं करके रखे हैं। तो वी हैव टू एंटर इनटू सच एरियाज जहां पे अभी तक कोई भी एजुकेशनल रिफॉर्म नॉट ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट बट ऑल्सो एनी अदर गवर्नमेंट हैव नॉट कैरिड आउट। तो आपके जहां पे एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं हुए हैं ऐसा वाला एरिया दैट इज ट्राइबल एरिया में आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा फिर यही कमीशन का कहना था कि कुछ नए नॉर्मल स्कूल्स हमको निकालने पड़ेंगे। ये नॉर्मल स्कूल जो है ये स्कूल एक ज़माने में विलियम बेंटिक के अंडर इनिशियल लेवल पे बनने चालू हुए थे फॉर द एजुकेशन ऑफ द ऑर्डिनरी इंडियन, बट अब धीरे धीरे करके उसके लिए सेपरेट स्कूल ऑफ एजुकेशन वेर देयर। तो इनका कहना था कि जो नॉर्मल स्कूल्स है उनको हम लोगों को टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जो है कन्वर्ट करना है, एंड सच नॉर्मल स्कूल्स हम लोगों को अक्रॉस इंडिया बनाने पड़ेंगे। एजुकेशन करिकुलम में तो रिफॉर्म आपको करना ही है, बट टीचर्स को भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। अगर टीचर के पास ही नॉलेज नहीं है, इफ टीचर डज नॉट हैव द स्किल टू टीच, देन ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि वो टीचर भी फेल है, एजुकेशन सिस्टम भी फेल है। एंड ऐसा आपको जो है टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी इलेबोरेट फोकस करना पड़ेगा। इन्होंने फिर सेपरेट डेडिकेटेड फंड जो है अर्बन एज वेल एज रूरल एजुकेशन के लिए बना के रखे थे। रूरल एजुकेशन में आपको फंड ज़्यादा ही लगेगा, अर्बन एजुकेशन में आपको फंड कम लगने वाला है। एंड ऐसा आप फंड में डिमार्केशन करोगे, आप सेपरेट फंड बनाओ। किसी फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए स्पेंड करने हैं, डिमार्केट इट ना, 50,000 फॉर द रूरल एरिया, 50,000 फॉर द अर्बन एरिया। तो 50-50 या फिर 60-40 या फिर इवन 70-30 तक के रेशियो इन्होंने अलग अलग एरियाज के लिए बता के रखे थे कि एग्जैक्टली व्हाट प्रोपोर्शन में आपको एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कैरी आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द कमीशन प्रॉब्लम क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कन्फाइंड ओनली इन अर्बन एरिया। रूरल एरिया का कोई टेक केयर ही नहीं कर रहा है। फर्दर जो ट्राइबल एरिया वहां पे तो कोई जाना ही नहीं चाह रहा है। एंड दैट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ट्राइबल एरिया शॉल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड रूरल एरिया के लिए स्पेसिफिक फंड ईयरमार्क करो ताकि कोई भी इंडिया में बैठा हुआ बंदा या फिर लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन वो फंड उठा के लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बना दे। सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं दैट इज ए कमीशन ने धीरे धीरे फिर हायर एजुकेशन के ऊपर भी कुछ कमेंट करके रखे थे, और इनका कहना था कि जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं मतलब जो बेसिकली प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी रहेंगे 4th स्टैंडर्ड से लेके रफली 10th स्टैंडर्ड के बीच में, तो ये सेकेंडरी स्कूल जो है इनको आपको प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो हैंड ओवर कर देना चाहिए। धीरे धीरे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ ग्रांटीनेड ही होनी चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। एंड हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी इन्होंने सजेस्ट करके रखा था, वी कैन से दैट। वैसे फिर स्पेशल करिकुलम ऑन वुमेन्स एजुकेशन, इफ यू रिमेंबर वुमेन एजुकेशन सबसे पहले वुड्स डिस्पैच में ही प्रमोट करके रखा हुआ था। एंड वुड्स डिस्पैच इसमें एक सेपरेट मशीनरी जो है वुमेन एजुकेशन के लिए डिजाइन करने की इन्होंने बातें भी करके रखी थी, बट फिर ऑब्वियसली वहां से लेके 1882 तक कोई डेवलपमेंट ही नहीं है ना। ओनली हैंडफुल ऑफ इंडियंस आर देयर या फिर हैंडफुल ऑफ इंडियन वुमेन आर देयर जिनको एजुकेशन का ट्रू बेनिफिट जो है वो मिल पाया है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली से कि वुमेन के लिए स्पेशल करिकुलम की जो है जरूरत है। अगर स्पेशल करिकुलम आप वुमेन को प्रोवाइड करोगे तो स्पेशल करिकुलम को लेने के लिए ही क्यों ना हो वो वुमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आनी चालू होगी। एंड देयर आफ्टर फिर स्पेशल मेंशन ऑन एजुकेशन फॉर मुस्लिम,
अब ये 1880s का ज़माना है, तो इफ यू रिमेंबर सर सैयद अहमद खान, सोशल रिफॉर्म पहले या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म पहले, एंड मुस्लिम कम्युनिटी का बैकवर्डनेस इज देयर। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी को आपको बैकवर्डनेस से निकाल के फॉरवर्ड कम्युनिटी बनाना है, तो आपको जो उनके लिए स्पेशल एजुकेशनल प्रोविजन जो है वो करने पड़ेंगे, और इसकी बातें भी हंटर कमीशन ने जो करके रखी हुई थी। एंड फाइनली वी कैन से दैट कि गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर होनी चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस में एजुकेशन स्प्रेड करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट से नो टू दैट। गवर्नमेंट को जो है बैकवर्ड एजुकेशनल या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है ये बेसिकली एजुकेशन जो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट हंटर कमीशन। बट ऑब्वियसली ये कमीशन बना था अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट, एंड ये नेशनलिस्ट के प्रेशर में बना हुआ कमीशन जो है फिर इसकी यूटिलिटी कितनी ज़्यादा रहने वाली है, इसकी यूटिलिटी कुछ ज़्यादा थी ही नहीं। कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार्डली कोई रिकमेंडेशन इसमें से इम्प्लीमेंट किया, एंड फिर चीज़ें जो ठंडे बस्ते में चली गई। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिफॉर्म जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब लिया, इट वॉज रेलिक कमीशन। रेलिक कमीशन का बैकग्राउंड हमने काफ़ी इलेबोरेटली देख के रखा हुआ था। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर कमीशन को आप इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलोगे। 1898 में वायसराय कर्जन अराइव्ड इन आवर कंट्री, एंड कर्जन वाज एन आर्डेंट इंपीरियलिस्ट। कर्जन का हमेशा एक ही एजेंडा रहा है कि इंडिया में जो राइजिंग नेशनलिज्म है, ये राइजिंग नेशनलिज्म को कुछ भी करके खत्म करना है। फॉर दैट पर्पज कर्जन ने बहुत सारी चीजें करके रखी हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो कर्जन ने लेके रखा था, इट वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल। बट पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अ पिनाकल ऑफ द कर्जन पॉलिसी, वी कैन से। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कर्जन की पॉलिसी का अल्टीमेट एंड रहा है। हमने देखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी इनको नेशनलिज्म इंडिया का डिवाइड करना था, अपने इंडिया का लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म एंड रिलीजियस नेशनलिज्म जो रफल अप कर दिया। इसके रिपरकशन इंडिया के लिए कितने डेंजरस रहे हैं उसकी बात हमने पहले ही की है। बट एवर सिंस 1898 वायसराय कर्जन का ध्यान जो है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर था ही, एंड वायसराय कर्जन ने ही ये ऑब्जर्व करके रखा था कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली कैलकाटा यूनिवर्सिटी बट अक्रॉस इंडिया जो 3 यूनिवर्सिटीज है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एज वेल एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी, they have become hotbed of nationalistic activities in India. Rather than creating educated citizen, ये यूनिवर्सिटीज रेवोल्यूशनरी क्रिएट कर रही है। एंड दैट्स जो भी मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने यूनिवर्सिटी को देके रखा हुआ है, दैट मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज टू बी टेकन बैक। हम लोगों को कोई भी इंडिपेंडेंस जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों को देना ही नहीं है। एंड फॉर दैट पर्पज दिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है इनको बेसिकली फिर रिकमेंडेशन देने थे रिलेटेड टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी ओनली। बट फिर यही कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे, इसमें कर्जन ने अपने कुछ एडिशन किए, एंड एडिशन करके फाइनली इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो है इन्होंने लाया। इसका अल्टीमेट एजेंडा इंक्लूडिंग दिस कमिटीज एजेंडा ऑल्सो was to reduce the rising wave of nationalism from among the university ही रहा है। एंड इसी के ऊपर जो है अब हम लोगों को जाना है। अगर ये कमेटी के रिकमेंडेशन की हम लोग अगर बात करते हैं, तो इनका कहना था कि इंडिया की यूनिवर्सिटी को मैक्सिमम प्रायोरिटाइजेशन जो है ये एजुकेशन एंड डेवलपमेंट रिसर्च के ऊपर देना चाहिए। रैदर देन गिविंग फोकस अपॉन दिस एक्टिविटी, इंडिया की यूनिवर्सिटी कर क्या रही है, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग इसकी बातें कर रही है। एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग के साथ साथ रेवोल्यूशनरी प्रोड्यूस कर रही है। तो रैदर देन डूइंग दिस अननेसेसरी एक्टिविटी, इंडिया की यूनिवर्सिटीज को क्या करना चाहिए, तो अपना एजुकेशन जो उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंड एजुकेशन के साथ साथ आपको रिसर्च भी करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट को ये भी रिकमेंडेशन देके रखे हुए थे कि यूनिवर्सिटी के जो फेलोज है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से ही अपॉइंट होने चाहिए, एंड ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड फेलोज जो है इनका नंबर एंड नंबर के साथ साथ इनका जो टेन्योर है ये भी आपको लोअर करना चाहिए। इनफैक्ट जब हम लोगों ने कर्जन की बातें करके रखी थी, तो कर्जन के टाइम पीरियड में हमने ये देख के रखा था कि हर एक यूनिवर्सिटी इज रन बाय इट्स सीनेट, एंड ये सीनेट जो है इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट पावर होती है। ये पावर क्या है, देन ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड द करिकुलम ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट जो है वो भी आप ही के हाथों में रहेंगे। एंड ये सीनेट अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, हमेशा इलेक्शन होते हैं, एंड ये इलेक्शन कौन करता है, तो यही यूनिवर्सिटी का जो डिग्री होल्डर है, ये डिग्री होल्डर जो ये सीनेट में हमेशा इलेक्शन करता है।
तो ये जो सीनेट लेवल के जो इलेक्शन है दोज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट। करिकुलम एंड अपॉइंटमेंट काफी सिग्निफिकेंट है ना वो सीनेट के या फिर यूनिवर्सिटी के लिए, एंड अगर वो आप रेगुलेट कर रही हो तो सीनेट इज बाय एंड लार्ज रेगुलेटिंग द यूनिवर्सिटी। एंड दैट्स फिर इनका कहना था, दैट इज रेलिक कमेटी का कहना था कि आपको क्या करना है कि ये सीनेट को रेगुलेट करना है, एंड फॉर दैट पर्पज सीनेट में इलेक्टेड मेंबर तो है ही, बट इलेक्टेड मेंबर के अलावा जो यहाँ पे फेलोज भी आके बैठते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको फेलोशिप ऑफर की जाएगी, बट वंस यू हैव बिकम अ फेलो आपको सीनेट में जो है उस जमाने में ऑटोमेटिक पोस्टिंग मिलता था। तो इनका कहना था कि एटलीस्ट सीनेट को कंट्रोल करने के लिए आप फेलोज को कंट्रोल जो है कर सकते हो। वैसे ही अगर यूनिवर्सिटी ने कोई भी चीज की डिसीजन लेके रखा हुआ है तो गवर्नमेंट शॉल हैव एन अल्टीमेट वीटो ओवर देम ना। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी ने सीनेट ने एक चीज डिसाइड कर ली तो वही चीज ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए, ऐसा लिखित में जरूरी थोड़ी ना होता है। एंड दिस इज द प्रोविजन दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई इंडिया में रेवोल्यूशनरीज आर गेटिंग क्रिएटेड। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है यूनिवर्सिटीज के ऊपर, तो अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल लेना है तो गवर्नमेंट के पास जो है वीटो पावर होनी चाहिए। एनी डिसीजन दैट हैज बीन टेकन बाय यूनिवर्सिटी और इट्स सीनेट वी कैन से दैट शॉल बी वीटोड बाय द गवर्नमेंट। एंड देयर आफ्टर कुछ बेसिकली इन्होंने पैसों की भी बातें करके रखी हुई थी कि 5 लाख रुपीज जो है ये आपको यूनिवर्सिटी को एज अ ग्रांटीनेट देने हैं। ग्रांटीनेट क्यों देने हैं? ताकि एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर कुछ डेवलपमेंट हो। ना ही एजुकेशन के ऊपर कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, ना ही रिसर्च के ऊपर कोई डेवलपमेंट हो रहा है। एंड अगर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन एंड रिसर्च की बातें आप नहीं करोगे तो आप कहाँ पे करोगे? तो ये सारे प्रोविजन जो है इन्होंने देके रखे थे, एंड यही प्रोविजन के ऊपर एज आई टोल्ड यू फाइनली इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है बना। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट से आपने किया क्या? देन ऑब्वियसली जो आपने सबसे पहले फेलोज जो है उनको रेगुलेट किया कि हर एक यूनिवर्सिटी में 50 से लेके 100 फेलोज ही होने चाहिए। एंड इसमें से भी एक्चुअल नंबर डिसाइड कौन करेगा? देन ऑब्वियसली एक्चुअल ये जो है डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा, एंड गवर्नमेंट का डिसीजन मतलब गवर्नर जनरल का डिसीजन। फर्दर गवर्नर जनरल जो है ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी जो है ये डिटरमाइन करेगा कि यूनिवर्सिटी की भी तो अपनी एक टेरिटोरियल बाउंड्री होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पीरियड में अगर बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज देयर, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है कहाँ तक चलेगी? महाराष्ट्र तक ही चलेगी, या फिर इसका जुरिस्डिक्शन गुजरात एंड गोवा का भी होगा? तो ये डिटरमाइन आज के टाइम पीरियड में पार्लियामेंट करता है। उस जमाने में पावर गवर्नर जनरल की थी। एंड ऑब्वियसली बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है ये पूरे के पूरे बॉम्बे प्रोविंस के ऊपर जो है इनका राज चलता था। मतलब बॉम्बे प्रोविंस में अगर आपको कोई भी कॉलेज खोलना है या फिर बॉम्बे प्रोविंस में आपको कोई भी नए कोर्सेस लॉन्च करने हैं तो आपको बॉम्बे यूनिवर्सिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दैट इज बेसिकली द पावर दैट गवर्नर जनरल टुक अपॉन हिमसेल्फ नाउ कि हर एक यूनिवर्सिटी का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना होगा, एंड देयर आफ्टर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ वो पर्टिकुलर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो लोअर कॉलेजेस है एंड देयर आफ्टर वो यूनिवर्सिटी जो है इनके बेसिकली एग्जैक्ट कनेक्शन कैसे रहेंगे या फिर इन लोगों के जो है ऑपरेशंस कैसे मैनेज किए जाएंगे, इसके ऊपर भी गवर्नर जनरल जो है उसको जो है होल्ड आ गया। दैट वाज द पर्पस ना। उसके बिना आप राइजिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म जो इंडिया में चल रहा है उसको रोकोगे कैसे? तो अगर आपको राइजिंग वेव ऑफ नेशनलिज्म रोकना है देन ऑब्वियसली ये वाली एक्टिविटी जो आपको करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर फेलोज की अगर हम बात करें तो बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो है ये यूनिवर्सिटीज के फेलोज जो है इन्होंने बेसिकली रिड्यूस करके रखे हुए थे। तो इसके ऊपर भी डाटा मैंने आपको देके रखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमीशन इज ऑब्वियसली फिर सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। नेशनलिज्म 1917 तक और बढ़ा, नेशनलिज्म कम होने की बात ही नहीं हो रही है। एंड दैट्स अब वो नेशनलिज्म अगर आपको और कम करना है तो आपको कुछ मेजर या फिर आपको जो है कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म जो है एजुकेशन में वापस से करने पड़ेंगे। एंड फॉर दैट पर्पज 1917 में ही अगेन कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जो राइजिंग वे ऑफ नेशनलिज्म है इसको कर्व करने के लिए एक और कमीशन बनाया गया। ये टाइम पे तो डायरेक्टली इन्होंने वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड मतलब लंदन से ही ये बंदे को बुला के रखा था, दैट इज डॉक्टर माइकल सैडलर। एंड दैट्स व्हाई कमीशन का नाम भी जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ही है। एंड सैडलर कमीशन जो है इन्होंने पूरे इंडिया के एजुकेशन के ऊपर ही रिकमेंडेशन देने चालू किए, फ्रॉम द बॉटम लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल। एंड ये जो सारे रिकमेंडेशन जो है सैडलर कमीशन के काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहे हैं। सैडलर कमीशन का कहना था कि सबसे पहले जो स्कूल लेवल का जो आपका कोर्स है जो इंडिया में उस जमाने में यूजुअली 7 to 9 ईयर्स का हुआ करता था, आप उसको पहले 12 ईयर्स के लिए बढ़ाओ। आज भी अगर आप देखोगे तो कॉलेज के पहले आपको 12 ईयर्स का जो स्कूलिंग करना पड़ता है, 10+2 दैट इज आवर पैटर्न। एंड देयर आफ्टर स्टूडेंट जो है इनको यूनिवर्सिटी में आप भेजो। आप जब यूनिवर्सिटी में इनको भेजोगे, जब ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट वाले जो कोर्सेज के लिए जाएंगे
तो ऑब्वियसली वो एक 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। तो मतलब 12+3 वाला जो पैटर्न इंडिया में आज भी चलता है, ये वाला पैटर्न वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे यही लोगों ने देके रखा हुआ था। दैट इज बेसिकली वी कैन से सैडलर कमेटी ने देके रखा हुआ था। नेक्स्ट जो है इनका ये कहना था कि अगर हम लोग ये करते हैं देन ऑब्वियसली स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी स्टेज में प्रिपेयर होने के लिए चांस मिलेगा। स्टूडेंट जो है ये बेसिकली वी कैन से दैट कि फिल्टर आउट भी हो जाएंगे। बहुत टाइम पे ऐसे भी प्रॉब्लम हो रहे हैं कि बंदे की कैपेबिलिटी नहीं है फिर भी यूनिवर्सिटी लेवल में आके बैठा है, तो हमको फिल्टर भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी फिर ये 12 ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग जो है इट विल बी क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड आफ्टर प्रोवाइड कॉलेजिएट एजुकेशन टू दोज हु डू नॉट इंटेंड टू अटेंड द यूनिवर्सिटी। सिंपल है। तो हम लोगों को जो है बेसिकली कॉलेजिएट एजुकेशन कुछ ऐसे बंदों को हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिन बंदों को यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन जो है कोई बेसिकली लेना देना ही नहीं है, तो उनको जो है बेसिकली हम लोग कॉलेज लेवल तक ही कन्फाइन रखेंगे एंड कॉलेज लेवल से अल्टीमेटली फिर निकाल लेंगे। तो ऐसे कुछ इन्होंने एजेंडाज भी अपने देखे रखे हुए थे। वैसे इनका कहना था कि आप सेपरेट सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के बोर्ड जो है बेसिकली बनाओ। प्राइमरी एजुकेशन एंड आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पहले ही सेपरेट बोर्ड है, बट फिर सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज आपका मैट्रिकुलेशन +2 मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल का एजुकेशन है 11, 10, 12, इसके लिए अलग अलग बोर्ड होने चाहिए। ये अलग अलग बोर्ड जब रहेंगे तभी जाके जो है इफेक्टिव करिकुलम एज वेल एज इफेक्टिव एजुकेशनल मैनेजमेंट कुड बी देयर एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली जो एफिलिएटेड कॉलेज है इनके अलावा यूनिवर्सिटी जो है इनका सेंट्रलाइज करो। सेंट्रलाइज करो मतलब अभी के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि इन्होंने मल्टीपल लोकल लेवल पे एफिलिएट कॉलेजेस दे के रखे हैं एंड ये एफिलिएट कॉलेजेस देमसेल्फ आर ग्रांटिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो रैदर देन डूइंग दैट आप यूनिवर्सिटी लेवल की पावर यूनिवर्सिटी में ही रखो एंड एफिलिएट कॉलेजेस जो है इनको इंटरमीडिएट कॉलेजेस में आप कन्वर्ट करो। इससे जो एजुकेशनल फ्रॉड कंट्री में चल रहे हैं एंड अनवर्थी कैंडिडेट हायर परसेंटेज से अपनी डिग्री लेके जा रहा है, तो वाली चीज़ें जो है अपनी कंट्री में बंद हो जाए। फीमेल एजुकेशन जो है इनको हम लोगों को प्रमोट करना है एंड नॉट ओनली इन द फिलोसॉफी या फिर हाउस होल्ड वर्क वाला काम बट ऑल्सो इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। इनके लिए सेपरेट टीचर ट्रेनिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी एंड ये सारी चीज़ें जो इनको एक प्रायोरिटाइज भी हम लोगों को करना पड़ेगा। एंड आफ्टर यूनिवर्सिटी जो है इट मस्ट बी फ्री ऑफ ऑल एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल एंड आफ्टर गवर्नमेंट मेडलिंग इन एकेडमिक मैटर्स मस्ट बी स्टॉप। तो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन इसको आप कम करो। हर एक चीज़ यूनिवर्सिटी में करनी है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है। तो यूनिवर्सिटी के सीनेट का काम ही क्या है ना, वाई दैट यूनिवर्सिटी सीनेट इज देयर। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी का सीनेट बना के रखा हुआ है तो वो सीनेट को जो आप एम्पावर करो। 1902 के पहले वाली सिचुएशन वाज गुड, 1902 के बाद अपने प्रॉब्लम जो क्रिएट करके रखे यू नीड टू गेट रिड ऑफ दोस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशन जो है वो भी वहाँ पे रहे हैं। एंड अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में मल्टीपल न्यू यूनिवर्सिटीज जो है इन्होंने बना के रखी हुई थी, जिसमें अल्टीमेटली मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, उस्मानी एंड वैसे फिर अल्टीमेटली दिल्ली, आगरा एंड आफ्टर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी वाज आल्सो देयर। इसके अलावा इन्होंने ये भी बता के रखा हुआ था कि बेसिकली आपको जो सेपरेट बोर्ड निकालने हैं उसके जगह पे एक सेपरेट वाइस चांसलर की पोजीशन जो इन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी में क्रिएट करनी चालू करके रखी हुई थी। पोजीशन ऑफ द प्रोफेसर भी इन्होंने बना के रखी हुई थी एंड ऑब्वियसली फिर इनका वो भी कहना था कि यूनिवर्सिटीज जो है ये अपने आप को कन्फाइन करे टू द यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। तो वाले प्रोविजन भी जो है हम लोगों को जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट वन दैट इज सार्जन प्लान। सार्जन प्लान जो है ये 1944 में बना हुआ प्लान है व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर विंस्टन चर्चिल वाज क्रिएटिंग न्यू प्लान फॉर द फ्यूचर इंडिया। तो फ्यूचर में इंडिया को मैनेज करना है तो कौन से टर्म्स के ऊपर मैनेज करना है, उसमें वन ऑफ द कमीशन वाज सार्जन प्लान। उस जमाने में ब्रिटिश एजुकेटर हुआ करते थे एंड ब्रिटिश एजुकेटर के साथ साथ ही वाज आल्सो एजुकेशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोल के रखा था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन हैज टू बी देयर इन बिटवीन 6 to 11 ईच। इनका ये भी कहना था कि हम लोगों को जो है एलिमेंट्री एज वेल एज हाई स्कूल जो है अक्रॉस इंडिया बनाने हैं। देयर आफ्टर फिर नो फीस इन द पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल जो हम लोगों को फ्री ही रखने हैं, हम लोगों को कोई भी तरीके की फीस जो इंडिया से नहीं लेनी है। एंड देयर आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन एंड देयर आफ्टर हायर एजुकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोगों को कम करना है। एंड ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है इसको कम करने के लिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी देके रखे हुए थे। तो ऐसे मल्टीपल यू कैन से दैट रिकमेंडेशन सार्जन कमेटी ने सार्जन प्लान ने जो है देके रखे हुए थे
बट ऑब्वियसली इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बातें करके रखी है कि वेरी सून 1947 में ब्रिटिश इंडिया का राज ही इंडिया से ख़त्म हो जाएगा